सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद उड़ाकर पढ़ने पर मजबूर कर दे। अगर लक्ष्य इलाहाबाद हाई कोर्ट का है तो बहाना नहीं, रोज की मेहनत चाहिए दोस्तों। सच में अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत रोज की चाहिए इसमें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा पर। दोस्तों, आज हम समीक्षा अधिकारी 5 जनवरी 2022 को ये पेपर हुआ था, इसी का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने एक दिन पहले इसका पार्ट 1 पूरा किया, तो उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे मुद्रा नोटों में जालसाजी पकड़ने में प्रयुक्त होती हैं? ऑप्शन ए औरक तरंगे, ऑप्शन बी परावैंगनी तरंगे, ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। तो इसका ऑप्शन दोस्तों क्या सही है? इसका परावैंगनी तरंगे। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लें। देखिए, परावैंगनी तरंगे मुद्रा नोटों में जालसाजी पकड़ने में प्रयुक्त होती हैं। मूल मुद्रा नोटों में कुछ ट्रिप्स अंतर्निहित होते हैं जो जाली नोटों में नहीं होती हैं। परावैंगनी तरंगे इन स्ट्रिप्स का पता लगाती है जिससे जाली मुद्रा पकड़ में आ जाती है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखें इसका। प्रश्न नंबर 102, परमाणु विखंडन में ऊर्जा का स्रोत है। परमाणु विखंडन में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए सूर्य और हाइड्रोजन बम, ऑप्शन बी सूर्य और परमाणु बम, ऑप्शन सी नाभिकीय रिएक्टर और सूर्य, ऑप्शन डी है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम। तो इसका ऑप्शन क्या सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन डी सही है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम। ठीक है, आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, परमाणु विखंडन, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में ऊर्जा का स्रोत है। ये वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें कोई भी भारी नाभिक दो भागों में टूटता है। कोई भी भारी नाभिक दो भागों में टूटता है, नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर कहलाती है। सर्वप्रथम नाभिकीय विखंडन जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न एवं स्ट्रॉसमैन द्वारा किया गया था। इन्होंने जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की तो यूरेनियम के नाभिक दो खंडों में विभाजित हो गए। प्रश्न नंबर 103, सिंधु घाटी के उत्खनन में पाए गए निम्नलिखित में से कौन सा अवशेष वाणिज्य और वित्तीय विस्तार को सूचित करता है? मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मुद्रा या मोहर, ऑप्शन सी नौका मतलब बोट्स, ऑप्शन डी हाउस मतलब मकान। तो इसका ऑप्शन क्या सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन बी सही है, मुद्रा और मोहर। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, सिंधु घाटी के उत्खनन में पाए गए मुद्रा मोहर के अवशेष वाणिज्य और विस्तार को सूचित करता है। सिंधु घाटी स्थल लोथल से फारस की मोहरें, कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली हैं। ये सभी प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर संकेत करते हैं। आइए अगला प्रश्न नंबर 104, किसने गुरुमुखी लिपि की रचना की? किसने गुरुमुखी लिपि की रचना की? ऑप्शन ए गुरु अमरदास, ऑप्शन बी गुरु रामदास, ऑप्शन सी गुरु अंगद, ऑप्शन डी गुरु नानक देव। किसने की थी? गुरु अंगद ने। ऑप्शन सी सही है इसका। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की रचना की। सिख धर्म के ये 10वें गुरु थे। क्या थे? सिख धर्म के ये 10वें गुरु अंगद, ये सिख धर्म के 10वें गुरु थे। गुरु अंगद का दूसरा स्थान था। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक बने और उनकी मृत्यु के बाद इन्होंने सिख धर्म का नेतृत्व किया। इन्होंने नेतृत्व किया और गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा में लिखी गई। गुरुमुखी लिपि किस भाषा में लिखी गई? पंजाबी भाषा में। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखें, 105। देखिए, ये कथन और कारण का है। कथन कहता है, कांग्रेस के नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। बिल्कुल सही है, कांग्रेस के नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। बिल्कुल सही है। और लाला लाजपत राय की मृत्यु पुलिस की लाठियों पड़ने पर हुई थी। बिल्कुल सही, ये भी उनकी मृत्यु भी पुलिस की लाठियों से हुई थी। तो इसका ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या नहीं करता है। और इसका ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन सी है, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। तो इसमें से ऑप्शन डी सही है, दोनों ए आर की व्याख्या करता है। देखिए, 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। कब पहुंचा? 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कमीशन का बहिष्कार किया। किसने? कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने कमीशन का बहिष्कार किया। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन, क्या है? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के दौरान लाला लाजपत राय
शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु पुलिस की लाठियां पड़ने से 17 नवंबर 1928 को हुई। कब हुई? 17 नवंबर 1928 को हुई। इसलिए दोनों ए आर सही है और आर ए की व्याख्या करता। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया। क्या किया? भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया। आइए इसका अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 106, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कब हुआ था? 1193 ईस्वी में। और किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें डिटेल। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कहाँ करवाया था? दिल्ली में करवाया था। और इल्तुतमिश ने मीनार की 3 मंजिलें और बनवाई। किसने 3 मंजिलें और बनवाई थी? इल्तुतमिश ने बनवाई थी। और फिर फिरोज शाह तुगलक ने मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। फिर इसकी टोटल कुल लंबाई कितनी हो गई? 72.5 मीटर। आइए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। देखिए, प्रश्न नंबर 107, प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की पूर्वकालीन राजधानी क्या थी? प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की पूर्वकालीन राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी वाराणसी। तो क्या थी? यह ऑप्शन बी सही है इसका, राजगृह। क्या थी? ऑप्शन बी सही है इसका, राजगृह। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, मगध साम्राज्य की पूर्वकालीन राजधानी क्या थी? राजगृह, आधुनिक राजगीर। बाद में पाटलिपुत्र हो गई। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। और हर्रक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार, जो मगध की गद्दी पर कब बैठा? 544 ईसा पूर्व में। और यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखें इसका। प्रश्न नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी महावीर स्वामी। गौतम बुद्ध के समकालीन थे महावीर स्वामी। ऑप्शन डी सही है इसका। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, महावीर स्वामी गौतम बुद्ध के समकालीन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? कुंडग्राम में, वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली में हुआ। और कितने वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, देखिए, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। और इनको कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई? 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। आइए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। निम्नलिखित में से किसको सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में न्याय प्रशासन के लिए नियुक्त किया? ऑप्शन ए सरमन, ऑप्शन बी कुमारामत, ऑप्शन सी राजुका, ऑप्शन डी उपरिका। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी राजुका। क्या सही है इसका? ऑप्शन राजुका। देखिए, अशोक के साम्राज्य में राजू एक प्रमुख अधिकारी था। क्या था? राजू एक प्रमुख अधिकारी था जिन्हें न्याय प्रशासन के लिए नियुक्त किया जाता था। किसके लिए नियुक्त किया जाता था? न्याय प्रशासन के लिए। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। यह 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। मगध की गद्दी पर अशोक का बैठा 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, जिसने अभिलेखों के द्वारा अजंता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। किसमें सबसे ज़्यादा है? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में। प्रश्न नंबर 110, अजंता की गुफाओं की चित्रकला किस धर्म से अत्यधिक प्रभावित थी? ऑप्शन ए जैन से, ऑप्शन सी बौद्ध से, ऑप्शन सी वैष्णव से, ऑप्शन डी शैव से। किससे संबंधित थी? सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म से। देखिए, अजंता की गुफाओं की चित्रकला बौद्ध धर्म से अत्यधिक प्रभावित हुई। अजंता की पहाड़ियों मतलब भगोरा नदी, कहाँ? भगोरा नदी के बाएं तट पर एक अग्नेय चट्टान को काटकर बनाई गई थी।
अधूरी गुफाओं सहित इनकी संख्या कितनी है? 30। अजंता गुफाओं को 1983 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। ये बताइए कमेंट बॉक्स में, अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? एकदम इजी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 111, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना की? स्वतंत्र लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष, ऑप्शन सी है लेबर स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये बी आर अम्बेडकर जी ने की थी। कब की थी? 1936 में किया था। और आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1936 में। किसने की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना 1925 में हुई। किसने की? काजी नजरुल इस्लाम ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई। किसने की? चंद्रशेखर आजाद ने। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 112, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस क्रांति की बात की गई? ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी भील विद्रोह, ऑप्शन सी वीरभूमि विद्रोह, ऑप्शन डी रंगपुर विद्रोह। देखिए सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह देखिए 1763 से 1800 ईस्वी तक हुआ था। और इसके संबंधित नेता कौन थे सन्यासी विद्रोह के? देखिए इसके नेता भवानी पाठक एवं देवी चौधरानी थे। कहाँ हुआ था ये? बिहार और बंगाल में। कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल में। नेता कौन थे इसके? भवानी पाठक और देवी चौधरानी। ऑप्शन इसका ए सही है, सन्यासी विद्रोह। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह की बात कही गई है। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह की बात कही गई है। सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 ईस्वी तक 1770 के भीषण अकाल के बाद बंगाल में उभरा, जिसका 1770 के भीषण अकाल के बाद बंगाल में उभरा, जिसका तत्कालिक कारण हिंदुओं और मुसलमानों के तीर्थ स्थानों पर अंग्रेजों द्वारा लाए गए प्रतिबंध थे, जिसने सन्यासियों को इतना क्षुब्ध कर दिया कि वे विद्रोह पर उतर आए। वारेन हेस्टिंग ने लंबे सैन्य अभियान के बाद इस विद्रोह को कुचलने में सफलता पाई थी। प्रश्न नंबर 113, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ऑप्शन ए बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच, ऑप्शन सी है अकबर और शेरशाह सूरी के बीच, ऑप्शन डी है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन इसका बी सही है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था क्या? पानीपत का युद्ध। कब हुआ था ये? तीसरा पानीपत का युद्ध 14 जनवरी 1761 में। कब हुआ था ये? 1761 में। 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध में मराठा बुरी तरह पराजित हो गए और अब्दाली की इसमें जीत हुई। आइए अगला प्रश्न 114, निम्नलिखित में से किसने फतहुल मुजाहिदीन लिखा? किसने फतहुल मुजाहिदीन लिखा? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान ने, ऑप्शन सी हैदर अली ने, ऑप्शन डी शाह आलम ने। तो ऑप्शन इसका बी सही है, टीपू सुल्तान ने। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए टीपू सुल्तान के निर्देशों पर और संभवतः आंशिक रूप से टीपू के बोले हुए शब्दों को दर्ज करके जैनुल अबदीन सुस्तरी ने 1783 में सैन्य और रणनीति पर एक पुस्तिका फतहुल मुजाहिदीन शीर्षक से लिखी थी। सुनिश्चित डिवीजनों में सेना के नए संगठन की स्पष्ट छाप इस पुस्तक में नजर आती। प्रश्न नंबर 115, बाल गंगाधर तिलक के कैद होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए औपनिवेशिक कुशासन पर उनकी रिपोर्ट, ऑप्शन बी पंजाब के क्रांतिकारियों के लिए दया भाव, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कार्यों को बढ़ावा देना और ऑप्शन डी है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 को मानने से इनकार कर देना। तो इसका ऑप्शन ए सही है, औपनिवेशिक कुशासन पर उनकी रिपोर्ट। क्या है? औपनिवेशिक कुशासन पर उनकी रिपोर्ट। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें दोस्तों। अपने पत्रिका की शुरुआत से ही तिलक ने कोल्हापुर के दीवान माधवराज बर्वे के भ्रष्ट तरीकों पर आलोचना करते हुए केसरी और मराठों
केसरी और मराठों के कई लेख प्रकाशित किए गए। कुछ लेखों में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के प्रति ब्रिटिश सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना की गई। इसी आलोचना के चलते 1982 में सर्वप्रथम 4 महीने जेल की सजा सुनाई गई और 1897 में इन्हें केसरी में चापेकर बंधुओं द्वारा रैंड की हत्या का शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या करना बताया गया था। इसी कारण उन विद्रोहों पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 18 महीने की सजा हुई। 24 जून 1908 को पुनः इन्हें राजद्रोहात्मक लेख छापने के जुर्म में 6 वर्ष की सजा दी गई और मांडले जेल भेज दिया गया। 1893 में गणपति उत्सव और 1896 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ करके देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया था। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन से नेता असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं थे? M.A. अंसारी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी हकीम अजमल खां। तो इसका ऑप्शन बी सही है, एनी बेसेंट। आइए एक्सप्लेनेशन देखें इसका। एनी बेसेंट असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं थी। एनी बेसेंट असहयोग आंदोलन का हिस्सा नहीं थी। इन्होंने असहयोग आंदोलन का विरोध किया। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां जैसे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप महात्मा गांधी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। चौरी चौरा कांड के बाद 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। आइए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। द्विशासन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, एक शक्तिशाली देश एक गरीब देश पर नियंत्रण। ऑप्शन बी, तानाशाह द्वारा शासित देश। ऑप्शन सी, लोगों के एक छोटे समूह का देश पर नियंत्रण। ऑप्शन डी है, एक सरकार जिसमें सत्ता दो शासकों में निहित है। एक सरकार जिसमें सत्ता 2 शासकों में निहित है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, द्विशासन का अर्थ है एक सरकार जिसमें सत्ता 2 शासकों में निहित है। द्विशासन पद्धति में विषयों को 2 भागों में बांटा जाता है, आरक्षित और हस्तांतरित। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, जिसमें आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और नौकरशाही की कार्यकारी परिषद के माध्यम किया गया था। हस्तांतरित विषयों को विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों द्वारा प्रशासित किया जाना था। द्वैत शासन का जनक लियोनेल कॉर्टिस को माना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 118, दूसरा मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? ऑप्शन ए, सालबाई, ऑप्शन बी, मंगलौर, ऑप्शन सी, पूर्णदेव, ऑप्शन डी, मैसूर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मंगलौर। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच चला था। हैदर अली और अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 हैदर अली और अंग्रेजी सेना के विरुद्ध हुआ था। हैदर अली अंग्रेजी सेना को पराजित करने में सफल रहा, लेकिन युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाने के कारण 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हुई। ये भी पूछता है 7 दिसंबर की हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। हैदर अली की मृत्यु के बाद युद्ध संचालन का भार उसके पुत्र हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान पर आ गया और 1784 तक टीपू ने युद्ध को जारी रखा। अतः दोनों पक्षों में मंगलौर की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 119, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, श्री रमण महर्षि ने। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आपकी आत्माराम पांडुरंग ने और महादेव गोविंद रानाडे ने मिलकर की थी। कब? 1867 में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। आचार्य केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की और जी.आर. भंडारकर भी समाज के अग्रणी नेताओं में से थे। जी.आर. भंडारकर। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 120, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को इंसेट वेस्ट के रूप में लिया? ऑप्शन
ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास और ऑप्शन डी है मृदुला साराभाई। तो इसका ऑप्शन बी सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी कहा और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को शुरू किया। इस दौरान विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और तथा विदेशी कपड़ों की सार्वजनिक होली जलाई गई। आइए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उत्पन्न हुए? सूती वस्त्र उद्योग, भारी अभियंत्रण मशीन, ऑप्शन सी है तीसरा कोयला खदान। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या सही है? इसका ऑप्शन आपका सही है बी नंबर 1, 2 और 3, भारी अभियांत्रिकी और कोयला खदान। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। 19वीं सदी कब 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बने सूती वस्त्र ने अमेरिकी, यूरोपीय और अफ्रीकी बाजारों में भारतीय कपड़ा सामानों की प्रतिस्पर्धाओं को सफलतापूर्वक हरा दिया। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस समय सूती वस्त्र उद्योग की भारत में अवनति हुई। ये दिए गए विकल्प में से भारी अभियांत्रिकी मशीन और कोयला उद्योग अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उत्पन्न हुए थे। आइए प्रश्न नंबर 122, भारत में चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। तो कब हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। भारत में चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा हुआ था। इस अधिनियम के परिषद भारतीय सदस्य को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। विधानमंडलों की शक्तियां बहुत सीमित थी। सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। आइए प्रश्न नंबर 123, बस्तर के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कांगेर जंगल के धनगरों ने पहल की थी। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है गांव नेथावर में पहले आरक्षण हुआ। ऑप्शन सी है ब्रिटिश आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी गुंडाधुर की पकड़ने में कामयाब रहे। ऑप्शन डी, आरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र 1910 से पहले की योजनाओं के लगभग आधे हिस्से तक कम कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही है। आरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र 1910 से पहले की योजनाओं के लगभग आधे हिस्से तक कम कर दिए। योजना पहले की अपेक्षा आधे हिस्से कम कर दिए गए, योजनाएं कम कर दी गई। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें दोस्तों। बस्तर विद्रोह क्या है? बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1910 में। सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम समय के लिए स्थगित कर दिया, कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व नेथनार गांव के एक आदिवासी नेता गुंडाधर ने किया था। गुंडाधर को ब्रिटिश अंग्रेज पकड़ने में नाकाम रहे, मतलब भाग गया था। प्रश्न अच्छे हैं, पढ़ते रहिए। पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी को कब हुई थी? 26 जनवरी हुई थी 1928 में। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में, 1930 में, 1931 में। इसका उत्तर आप कमेंट में बताइए, तब तक मैं एक्सप्लेनेशन। देखिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी कब हुई थी? 1930 को हुई थी। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन कब किया गया था? 31 दिसंबर 1929 को। इस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। सम्मेलन की आधी रात्रि को रावी नदी के तट पर, किस नदी के? रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता प्रतीक तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच फहराया। कांग्रेस कार्य समिति ने 2 जनवरी 1930 को निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या किया जाएगा? पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब? 26 जनवरी 1930।
आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 125, निम्नलिखित में से किस वर्ष पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया गया था? 1932 में, 1934 में, 1936 में, 1938 में। तो कब किया गया था पूना पैक्ट? 1932 में हुआ था। कब? 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता हुआ था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए 71 के स्थान पर 148 सीटें आरक्षित की गई। दूसरे केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग को आरक्षित कर दी गई। प्रश्न नंबर 126, निम्नलिखित में से किस घटना ने अरबिंदो घोष को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की ओर मोड़ दिया? ऑप्शन ए सूरत विभाजन, ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन डी क्या है? 1899 1900 का अकाल। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? इसका ऑप्शन बी सही है, बंगाल का विभाजन। देखिए इसमें सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था आपका 1907 में। कब हुआ था? 1907 में हुआ था सूरत विभाजन। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। वर्ष 1905 के विभाजन ने अरबिंदो को बड़ौदा में अपनी नौकरी छोड़ने और राष्ट्रवादी आंदोलन में उतरने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देशभक्ति पत्रिका वंदे मातरम की शुरुआत की तथा 1926 में पुदुचेरी में इन्होंने श्री अरबिंदो आश्रम की स्थापना की। प्रश्न नंबर 127, इल्बर्ट बिल का प्रवेश किसके कार्यकाल में हुआ था? इल्बर्ट बिल का प्रवेश किसके कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन ए जॉर्ज रिपन, ऑप्शन बी थॉमस मैकाले, ऑप्शन सी जेम्स डलहौजी, ऑप्शन डी फ्रीमैन बिलिंगटन। तो इसका उत्तर सही है आपका ऑप्शन ए जॉर्ज रिपन। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए इल्बर्ट बिल वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में के दौरान 1883 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1883 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के टाइम पर लाया गया था। इस विधेयक में भारतीय न्यायाधीश को उन मामलों की सुनवाई का भी अधिकार प्रदान किया गया जिसमें यूरोपीय भी शामिल थे, जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल थे। पहले यूरोपीय मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश करते थे। यही कारण था कि संपूर्ण यूरोपीय समुदाय के लोगों ने इस विधेयक का विरोध किया, क्योंकि यूरोपीय लोगों का मानना था कि भारतीय सदस्य यूरोपीय अपराधियों के मामलों की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे इल्बर्ट बिल विवाद कहते हैं। इस बिल के अत्यधिक विरोध के बाद वायसराय ने इसे वापस ले लिया। आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा संगत है? मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र से संबंधित है। एक आंदोलन उत्तर प्रदेश का हरदोई बहराइच सीतापुर से संबंधित है। पाबना विद्रोह महाराष्ट्र में। और तेभागा आंदोलन बंगाल में। पाबना विद्रोह महाराष्ट्र में नहीं है, पाबना विद्रोह बंगाल में है शायद। बांग्लादेश, पाबना विद्रोह बांग्लादेश से संबंधित है, ठीक है। और तेभागा आंदोलन आपका बंगाल से सही है। ऑप्शन ए सही है, बी भी सही है। तो आइए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश हरदोई बहराइच और सीतापुर, तेभागा आंदोलन बंगाल और पाबना विद्रोह यूसुफ शाही परगना अब बांग्लादेश में। प्रश्न नंबर 129, निम्नलिखित में से किसने खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की? भीकाजी कामा, मोहनलाल पांड्या, सरदार पटेल, विनोबा भावे। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मोहनलाल पांड्या। किसने खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी? मोहनलाल पांड्या। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले से शुरू हुआ। यह आंदोलन शुरू में किसानों ने स्वयं एक स्थानीय नेता मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में शुरू किया था। इसमें मुख्य रूप से खेड़ा का किसान पाटीदार शामिल था, जिसमें बाद में गांधी जी का नेतृत्व शामिल हुआ। उनकी मांग फसल की कीमतों में वृद्धि और कर की दर में सरकार की संवेदनशील वृद्धि की पृष्ठभूमि में राजस्व का भुगतान न करना था।
आइए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 130, निम्नलिखित में से कौन वुड डिस्पैच द्वारा सुझाव नहीं है? प्रत्येक प्रांत में एक शैक्षणिक विभाग स्थापित होना चाहिए। सभी निजी विद्यालयों को सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए। हर जिले में कम से कम एक सरकारी विद्यालय खोलना चाहिए। और ऑप्शन डी है लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास जैसे बड़े शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही है। क्या सही है? इसका ऑप्शन ए सही है। ए गलत है। वुड डिस्पैच द्वारा सुझाव नहीं दिया गया था, बाकी सब दिए गए थे। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, भारत के भावी शिक्षा के लिए 1893 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसने 1854 में एक बृहद योजना तैयार की और अपनी रिपोर्ट लॉर्ड डलहौजी को सौंपी, जिसे वुड या घोषणा पत्र या वुड डिस्पैच कहा गया है। वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं। कंपनी के 5 प्रांत बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत तथा पंजाब में एक शिक्षा विभाग का निर्माण। ऑप्शन बी है सभी निजी विद्यालयों को सहायता अनुदान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन सी है हर जिले में कम से कम एक सरकारी विद्यालय खोलना चाहिए। ऑप्शन डी है लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास जैसे बड़े शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए। ऑप्शन 5वां है उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। आइए प्रश्न नंबर 131, जनन द्रव्य हिमशीत स्थिति में सुरक्षित रखना है। हिम सुरक्षण, स्वस्थानिक सुरक्षण, शीत संग्रहण, बसंतीकरण। तो इसका ऑप्शन ए सही है, हिम सुरक्षण। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। जनन द्रव्य हिमशीत स्थिति में सुरक्षित रखना हिम सुरक्षण है। जनन द्रव्य संरक्षण का मुख्य उद्देश्य भविष्य में किसी भी समय इसके उपयोग के लिए चयनित पादपों या आनुवंशिक स्टॉक की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करना है। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से भारत में फसल उत्पादों के लिए कौन सा प्रतीक अनिवार्य है? FPO, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ISI, रग मार्क, एग मार्क। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्कृत फलों के उत्पादों पर FPO, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर चिन्ह अनिवार्य, जैसे डिब्बा, बंद फल, पेय, फ्रूट जैम, स्क्वैश, अचार, निर्जलित खाद्य सुरक्षित वातावरण में निर्मित किया गया है। इस प्रकार सुनिश्चित करता है कि उत्पाद FSSAI के दिशा निर्देश, FSSAI का फुल फॉर्म बताइए कमेंट करके, दिशा निर्देशों के अनुसार उपभोग के लिए सुरक्षित है। यह मानक फल उत्पाद आदेश कानून द्वारा 1955 से लागू किया गया, लेकिन खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के बाद ही इस चिन्ह को अनिवार्य किया गया। प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसी कृषि प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र और एक ही फसल उगाई जाती? स्थानांतरण कृषि, वृक्षारोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि। तो इसका ऑप्शन वृक्षारोपण कृषि सही है। ऑप्शन बी, देखिए, वृक्षारोपण कृषि एक प्रकार की व्यावसायिक कृषि है जहां भूमि के एक बड़े क्षेत्र पर एक ही फसल उगाई जाती है। वृक्षारोपण कृषि आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है, जहां की जलवायु नकदी फसलें जैसे कॉफी, चाय, गन्ना आदि उगाने के लिए उपयुक्त है। आइए इसका अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 134, टमाटर की फ्लोर सौर किस्म लंबे समय तक ताज़ा बनी रहती है क्योंकि क्या होता है इसमें? पॉलीग्लिसट्रोनेज कम मात्रा में। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है पॉलीग्लिसट्रोजन अंगणितीय मात्रा में। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है प्रतिजैविक प्रतिरोधक वंश गुण। ऑप्शन डी है माइलेज की कमी। तो इसका उत्तर सही है आपका ए। क्या सही है? ए, पॉलीग्लिसट्रोनोजेन कम मात्रा में। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। टमाटर की फ्लोर किस्म और सौर लंबे समय तक ताज़ा बनी रहती है क्योंकि पॉलीग्लिसट्रोनेज कम मात्रा में होता है। पॉलीग्लिसट्रोनेज पैक्टिक पदार्थ के क्षरण में शामिल एंजाइम हैं जिनका उपयोग खाद्य उपयोग
खाद्य उद्योगों, कपड़ा प्रसंस्करण, पौधों के खुरदरे रेशों को हटाने और पेक्टिन अपशिष्ट जल के उपचार में बड़े पैमाने पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 135। आम को मुख्य रूप से किसके द्वारा उपजाया जाता है? जड़ कर्तन द्वारा, ऑप्शन बी विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा, ऑप्शन सी निरोपण द्वारा, ऑप्शन डी स्टोन ग्राफ्टिंग द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, आम को मुख्य रूप से विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा उपजाया जाता है। यह एक तकनीक है जिसमें एक पौधे के ऊतक दूसरे पौधे के ऊतकों में प्रविष्ट कराए जाते हैं, जिससे दोनों के वाहिका ऊतक आपस में मिल जाते हैं। इस प्रकार इस विधि से अलैंगिक प्रजनन और पौधे तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, नदियों द्वारा बहाकर लाई एवं जमा की गई मिट्टियां क्या कहलाती हैं? मिश्रोड़, जलोढ़, वतोड़, हिमोड़ क्या कहलाती हैं? तो इसका ऑप्शन बी सही है, जलोढ़। नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टियां लाई जाती हैं। देखिए, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जमा की गई मिट्टियां जलोढ़ मिट्टी कहलाती हैं। यह मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती हैं। सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पर गहन कृषि की जाती है। नवीन जलोढ़ को खादर तथा पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न, गोल क्रांति राउंड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? मछली से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जैव ईंधन से, ऑप्शन सी है आलू, ऑप्शन डी है तिलहन से। गोल क्रांति आपकी संबंधित है आलू से, आलू गोल। देखिए, मछली नीली क्रांति और जैव ईंधन कृष्ण क्रांति, क्या है? कृष्ण क्रांति। और तिलहन पीली क्रांति, क्या है? पीली क्रांति, तिलहन पीली क्रांति। और मछली आपकी कौन सी है? मछली आपकी नीली क्रांति। आइए देखिए, कृष्ण क्रांति जैव ईंधन, गोल क्रांति आलू, नीली क्रांति मछली, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 138, ट्रेसिंग किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गन्ना से, ऑप्शन बी चना से, ऑप्शन सी तंबाकू से, ऑप्शन डी केला से। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गन्ना से। ट्रेसिंग किससे संबंधित है? गन्ना से। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, गन्ने के पौधे में सामान्यतः 30 से 35 पत्तियां होती हैं। कितनी? 30 से 35 पत्तियां होती हैं। हालांकि ये सभी पत्तियां उत्पादक नहीं होती हैं। इष्टतम प्रकाश संश्लेषण के लिए केवल शीर्ष 8 से 10 पत्तियों की आवश्यकता होती है। गन्ने के पौधे से नीचे की सूखी और गीली पत्तियों को हटाने को ट्रेसिंग कहा जाता है। अच्छा, ऐसी पत्तियों को हटाना आवश्यक है, अन्यथा वे परजीवी बन जाते। जो गन्ने की खेती करते होंगे ये उन्हीं को पता होगा। प्रश्न नंबर 139, पोटास का भित्तिका में रासायनिक रूप है। ऑप्शन ए पोटेशियम हाइड्रोजन नाइट्रेट, ऑप्शन बी है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन डी है पोटेशियम क्लोराइड। इनके सूत्र भी दिए हैं, पढ़ लीजिए और ऑप्शन दी उत्तर दीजिए इसका तुरंत। तो इसका पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी सही है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। पोटास का भित्तिका में रासायनिक रूप क्या है? पोटेशियम क्लोराइड KCl है। इसका उपयोग पोटास उत्पादन में किया जाता है। ये एक प्रकार का उर्वरक है जो मिट्टी को पोटेशियम से समृद्ध करता है, जिससे पौधों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। प्रश्न नंबर 140, तात्विक सल्फर जब मिट्टी पर अनुप्रयुक्त होता है तो निम्नलिखित में से किस जीवाणु प्रजाति द्वारा सल्फेट में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए थायोबैसिलस sp, ऑप्शन बी है स्पीडोमोनास, ऑप्शन सी है नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन डी है क्लोस्ट्रीडियम। तो इसका ऑप्शन ए सही है, थायोबैसिलस sp। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, तात्विक सल्फर जब मिट्टी पर अनुप्रयुक्त होता है तो थायोबैसिलस sp जीवाणु प्रजाति द्वारा सल्फेट में परिवर्तित किया जाता है। आइए अगला प्रश्न नंबर 141, फूल गोभी में किस पोषक तत्व की कमी से विटाप्टानी रोग होता है? कौन सा विटाप्टानी रोग होता है? मैग्नीशियम, बोरान, मॉलिब्डेनम, जस्ता। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मॉलिब्डेनम। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। फूल गोभी में मॉलिब्डेनम पोषक तत्व की कमी से भिप्टाली रोग होता है। कौन सा भिप्टाली रोग होता है? मॉलिब्डेनम की कमी से पौधों में पत्तियां
पौधों में पत्तियां मुड़ी हुई और किनारे में सफ़ेद होने लगती हैं और जो बाद में मुरझाकर गिर जाती हैं। प्रश्न नंबर 142 समर डाई बैक। समर डाई बैक, लिटिल लीफ तथा गासोसिस ऑफ सिट्रस रोग निम्नलिखित में से किसकी पोषक तत्व की कमी से सिट्रस के पौधे में होते हैं? ऑप्शन ए बोरान, ऑप्शन बी तामा, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन बी मॉलिब्डेनम। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? जस्ता। किससे? ऑप्शन सी सही है इसका। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। देखिए सिट्रस पौधों में जिंक की कमी से लिटिल लीफ रोग होता है। क्या? लिटिल लीफ रोग होता है। कॉपर की कमी से समर डाई बैक रोग होता है। और गैमोसिस ऑफ सिटर रोग प्यूडोमोनस सिरिगाई तथा मोर्स प्रोनोरम पैथोजन के माध्यम से होता है। कौन सा फल शुष्क फलों का राजा माना जाता है? आम का, बेर का, सेब का, एवोकाडो का। ऑप्शन सी सही है, बेर का। बेर को शुष्क फलों का राजा माना जाता है। इसका वानस्पतिक जिजीफस मेरिटियाना एल। इसका कच्चा फल हरे रंग का होता है, पकने पर थोड़ा लाल लाल हरे रंग का होता है। यह एंटीऑक्सीडेंट यौगिक से भरपूर होता है। फलों का राजा आम। प्रश्न नंबर 144 क्रूसीफर्स का सफेद जंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए अल्टरनेरिया ब्रासियासिया। ऑप्शन बी है पेरेनोस्पोरा ब्रासियासिया। ऑप्शन सी है पुसीनिया ब्रासिसिया। ऑप्शन डी है अल्बुगो कैंडिडा। तो इसका ऑप्शन क्या सही है दोस्तों? इसका ऑप्शन डी सही है, अल्बुगो कैंडिडा। कुछ नाम ऐसे होते हैं वैज्ञानिक नाम की, उनका बोलना भी बहुत मुश्किल पड़ता है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, अगर कुछ गलती हुई हो। क्रूसीफर्स का सफ़ेद जंग अल्बुडो कैंडिडा परजीवी के कारण होता है। इस रोग में पत्तियां गूदेदार, मोटी एवं गुच्छा सा बना लेती हैं। पौधा छोटे रह जाते हैं। तना एवं पुष्प फूल कर विकृत हो जाते हैं, जिससे फल का निर्माण नहीं हो पाता। प्रश्न नंबर 145 किस राज्य में केबुल लामजाओ एक तैरता राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी त्रिपुरा में, ऑप्शन डी मेघालय में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, मणिपुर। क्या सही है? ऑप्शन बी सही, मणिपुर। आइए एक्सप्लेनेशन देखिए। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लोकटक झील पर स्थित। किस झील पर? लोकटक झील पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के नृत्य करने वाले हिरण संगई का अंतिम प्राकृतिक आवास है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील भी है। प्रश्न नंबर 146 खाद्य श्रृंखला की बहुपारस्परिक क्रिया क्या बनाती है? खाद्य श्रृंखला की बहुपारस्परिक क्रिया क्या बनाती है? ऑप्शन ए परितंत्र, ऑप्शन बी बायोमी, ऑप्शन सी खाद्य जाल, ऑप्शन डी पर्यावरण। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी खाद्य जाल, फूड वेब। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। खाद्य श्रृंखला की बहुपारस्परिक क्रिया खाद्य जाल, फूड वेब बनाती है। प्रकृति में खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होते हुए भी कई पथों में होकर प्रभावित होता है। लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक बंगाल टाइगर का राष्ट्रीय पशु है। भारत, बांग्लादेश, भारत नेपाल और भारत श्रीलंका का। किसका है? ऑप्शन बी सही है, भारत और बांग्लादेश का बंगाल टाइगर। लुप्तप्राय प्रजाति में एक बंगाल टाइगर भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु। बंगाल टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। 1972 में इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था और वर्ष 1923 तक भारत में बाघों की संख्या इतनी थी। अब विश्व की 70% से अधिक, और विश्व की 70% से अधिक है बाघों की संख्या। प्रश्न नंबर 149 देखिए। प्रजाति एक जीव है जो एक संपूर्ण परितंत्र को परिभाषित करने में मदद करता है। ऑप्शन ए कीस्टोन, ऑप्शन बी फ्लैगशिप, ऑप्शन डी अम्ब्रेला, ऑप्शन डी इंडिकेटर। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? इसका ऑप्शन ए सही है, कीस्टोन। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। कीस्टोन प्रजाति एक जीव है जो एक संपूर्ण परितंत्र को परिभाषित करने में मदद करता है।
ये प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं, जैसे अफ्रीकी हाथी, ऊदबिलाव, टाइगर, शार्क आदि। आइए इसका अगला प्रश्न देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 150। भारत में शहरीकरण की वजह है ऑप्शन ए जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों में कमी, ऑप्शन बी सिर्फ जन्म दर में कमी और लेकिन मृत्यु दर घटा नहीं, ऑप्शन सी है जन्म दर और मृत्यु दर में बढ़ोतरी हुई है, ऑप्शन डी है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका ऑप्शन ए सही है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आई है भारत में शहरीकरण की वजह से। आइए एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, भारत में शहरीकरण की वजह से जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी हुई है। शहरी जीवन में साक्षरता और शिक्षा का उच्च स्तर होता है, जिससे लोग बच्चे पैदा करने में नियंत्रण रखते हैं तथा बेहतर स्वास्थ्य और सुविधाओं की वजह से मृत्यु दर में कमी आती है। प्रश्न नंबर 151। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत निम्नलिखित में से कौन स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग में नहीं है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी विजयवाड़ा, ऑप्शन जयपुर, ऑप्शन सी विजयवाड़ा, ऑप्शन डी बेलगाम। तो इसका ऑप्शन चतुर्भुज मार्ग में नहीं पड़ता है, लखनऊ नहीं है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत लखनऊ शहर स्वर्णिम चतुर्भुज का मार्ग नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की स्थापना 1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। इस मार्ग पर स्थित प्रमुख नगर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, जयपुर, भुवनेश्वर, कानपुर, पुणे, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम है। 6 लेन की सुपर हाईवे परियोजना है जिसकी कुल लंबाई है 5,846 वर्ग किलोमीटर 46 किलोमीटर। आइए प्रश्न नंबर 152। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शहरी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन क्या सही है? ऑप्शन सी सही है, हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे कम शहरी राज्य हिमाचल प्रदेश। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम शहरी राज्य हिमाचल प्रदेश कितना है? 10.03%। हिमाचल प्रदेश में लगभग 90% आबादी ग्रामीण है। भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है? गोवा में। कितना? 62.2%। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑप्शन है प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन सी है एलिन सी सेम्पले, ऑप्शन डी है रॉचसेल। तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर सही है बी, डॉक्टर महबूब उल हक। ये कहाँ के थे? ये पाकिस्तानी है महबूब उल हक। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव के विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। इनका मानना था कि मानव विकास का अर्थ मनुष्य जीवन में समृद्धि है, न कि अर्थव्यवस्था में समृद्धि। महबूब उल हक को 1889 में यूएनडीपी के विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उनके प्रयासों से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस HDR ने 1990 से वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करना शुरू किया। किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल बृहत्तम है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो किसका सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? राजस्थान का। उत्तर प्रदेश का चौथा है और मध्य प्रदेश का दूसरा है और महाराष्ट्र का तीसरा है। ठीक, और पहला राजस्थान का। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए सबसे पहले राजस्थान कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का कितना है? 3,07,713। उत्तर प्रदेश का 24,03,286 वर्ग किलोमीटर। भारत के 4 अति जनसंख्या वाले राज्य हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों ने लगा ही लिया होगा, तो इसका उत्तर ए सही है।
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल। तो आइए चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल में। सबसे जनसंख्या वाले बड़े राज्य। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है, स्थिर बनी हुई है, घट रही है, शून्य। ये पीसीएस में भी पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न पीसीएस में भी आया था 2023 का। पीसीएस उठाकर आप देख लीजिए, प्रश्न आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही है। इसका ऑप्शन क्या सही? जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो रही? बढ़ रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। क्या हो रही? बढ़ रही है। 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या में कितना? 17.72% की वृद्धि हुई, जो विश्व की जनसंख्या का कितना? 17.5% है। भारत का घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2001 में कितना था? 324 वर्ग किलोमीटर। भारत के जनांकीय इतिहास में 1921 को महाविभाजन की संज्ञा दी गई है। नंबर ये 157 है। देखिए, ग्रामीण जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या अपने प्राथमिक व्यवसाय से पहचानी जाती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक व्यवसाय है? ऑप्शन ए संचरण और परिवहन, ऑप्शन बी विनिर्माण, ऑप्शन सी है अनुसंधान विकास, ऑप्शन डी है कृषि। तो इसका उत्तर क्या सही है? ऑप्शन डी है एग्रीकल्चर, कृषि। देखिए, ग्रामीण जनसंख्या अपने प्राथमिक व्यवसाय से पहचानी जाती है। कृषि प्राथमिक व्यवसाय है। प्राथमिक व्यवसाय में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका संबंध प्राकृतिक संबंधों से है, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि आदि। प्रश्न नंबर 158। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है? राजस्थान के ऑप्शन है, ऑप्शन बी झारखंड की, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी बिहार। भारत में सबसे कम है क्या साक्षरता दर? किसकी कम है? बिहार की। ऑप्शन डी सही है। कितनी है बिहार की? 2011 की जनगणना के अनुसार 61.8। आइए एक्सप्लेनेशन देखें। बिहार की जनसंख्या साक्षरता दर कितनी है? 61.8 ओवरऑल है, महिला पुरुष मिला। राजस्थान की कितनी है? 66.1। झारखंड की कितनी? 66.4। छत्तीसगढ़ की कितनी है? 70.3। आइए एक्सप्लेनेशन देखें। उत्तर प्रदेश की, इसमें कमेंट में ये जरूर बताइए कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कुल कितनी है। आइए हैं जो करंट के मिलेंगे हम उन्हें स्किप करते जाएंगे। अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में, उत्तर पश्चिमी एशिया में, दक्षिण अमेरिका में। कहाँ स्थित है अटकामा मरुस्थल? आपका दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। यह चिली के उत्तर में पेरू, बोलिविया तथा अर्जेंटीना के मध्य स्थित है। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल। कहाँ है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। आइए एक्सप्लेनेशन। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 161। कोयला और पेट्रोलियम किसके विशाल भंडार है? ऑप्शन ए ओजोन के, ऑप्शन बी कैल्शियम के, ऑप्शन सी कार्बन के, ऑप्शन डी जस्ता के। तो ये किसके हैं? ये है आपके कार्बन के। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। कोयला और पेट्रोलियम कार्बन के विशाल भंडार हैं। इनका निर्माण वनस्पतियां, मृत जीव से हुआ है, अतः इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है, जो वैश्विक उष्णन को दर्शाता है। ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं। निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र का एक उपक्रम है? ऑप्शन ए भेल, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी टिस्को, ऑप्शन डी ऑयल। तो इसका ऑप्शन सी सही है। टिस्को प्राइवेट है। टाटा स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी निजी क्षेत्र का एक उपक्रम है। इसकी स्थापना किसने की थी? टाटा जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 में झारखंड में की गई थी, जिसमें 1912 में स्टील का उत्पादन होने लगा। और भेल, सेल, ऑयल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। प्रश्न नंबर 163। गुल्स क्या है? गुल्स और कुल्स जैसी दिक् परिवर्ती वाहिका जल संवर्धन के लिए कहाँ बनवाई गई थी? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी पश्चिमी हिमालय। तो कहाँ बनवाई गई थी? ऑप्शन डी पश्चिमी हिमालय में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। गुल्स और कुल्स जैसी दिक् परिवर्ती वाहिका मोड़दार नाली जल संवर्धन के लिए
पश्चिमी हिमालय में बनाई जाती हैं। ये कृषि उद्देश्य के लिए बनाए गए डायवर्जन चैनल होते हैं। ये चैनल ग्लेशियर से पानी को सिंचित क्षेत्र तक ले जाते हैं जिसमें सिंचाई की जाती है। आइए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन बी केरला का, ऑप्शन सी सिक्किम का, ऑप्शन डी मणिपुर का। किसका है ये? सिक्किम का है। लाल पांडा किस राज्य का राजकीय पशु है? सिक्किम का। लाल पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है। ये शर्मीले, एकांत और वृक्ष पर रहने वाले जानवर हैं। पारिस्थितिकी परिवर्तन के लिए एक संकेतक प्रजाति मानी जाती है। IUCN की लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रता दलदली और नदीमुख मिट्टी द्वारा समर्थित है? ऑप्शन ए मैग्रोव, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी नागफनी, ऑप्शन डी ओक। तो इसका ऑप्शन ए सही है, मैग्रोव। कौन आर्द्रता दलदली और नदीमुख मिट्टी द्वारा समर्थित है? मैग्रोव। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, मैग्रोव वनस्पति आर्द्रता दलदली और नदीमुख मिट्टी द्वारा समर्थित होती है। रेगिस्तान की रेतीली मिट्टी कैक्टस और कांटेदार झाड़ियों को सहारा देती है। मैग्रोव लवण, कच्छ, ज्वारीय, संकरी, खाड़ी, पंक मैदानों और ज्वार नद मुख के तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। ये वन विभिन्न प्रकार के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में मैग्रोव वन 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो विश्व के मैग्रोव का 7% है। आइए अगला प्रश्न देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 166। शीत और शुष्क अपतट जो कि पूर्वोत्तर मानसून लाकर कहाँ पर बारिश करता है? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल समुद्री तट, कोरोमंडल समुद्री तट, दक्कन पठार, तिब्बती पठार। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ए नंबर, कोरोमंडल तट, समुद्री तट। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। शीत और शुष्क अपतट जो कि पूर्वोत्तर मानसून लाकर कोरोमंडल समुद्र तट पर बारिश करता है। उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं बंगाल की खाड़ी में नमी उठाती हैं। इन हवाओं को कोरोमंडल तट पर पहाड़ों द्वारा अवरुद्ध किया जाता है। पूर्वी घाटों द्वारा निर्मित अवरोध के कारण कोरोमंडल तट पर शीत ऋतुओं में वर्षा होती है। काल बैसाख नामक स्थानिक आंधी जो कि ओले के साथ तीव्र हवाएं मूसलाधार वर्षा ले आती, भारत के किस प्रांत में ऐसी वर्षा होती है? ऑप्शन ए थार रेगिस्तान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी खासी पहाड़ियां, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन डी सही है, पश्चिम बंगाल। आइए देखिए, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी नामक स्थानिक आंधी जो कि ओले के साथ तीव्र हवाएं और मूसलाधार वर्षा ले आती। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में बैसाख अप्रैल के महीने में आने वाला स्थानीय तूफान है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। प्रश्न नंबर 168। निम्नलिखित में से किस जगह पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? ऑप्शन ए नरोरा, ऑप्शन बी रावतभाटा, ऑप्शन सी सिलचर, ऑप्शन ई तारापुर। तो कहाँ नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, सिलचर नहीं है। सिलचर कहाँ है? सिलचर असम में है। रावतभाटा कहाँ है? रावतभाटा है आपका राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। तारापुर कहाँ है? तारापुर आपका महाराष्ट्र में। और ये कहाँ? नरोरा आपका उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। सिलचर असम में स्थित है। असम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये नहीं है, जबकि नरोरा उत्तर प्रदेश, नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, रावतभाटा राजस्थान में, तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा संयंत्र। प्रश्न नंबर 169। निम्नलिखित में से कौन नमूना वृक्ष की शाखाओं के साथ साम्य दर्शाता है? ऑप्शन ए जलयुक्त नमूना, ऑप्शन बी त्रिज्यीय नमूना, ऑप्शन सी आयताकृति नमूना, ऑप्शन डी दुमिका नमूना। कौन सा? दुमिका नमूना। तो इसका उत्तर है डी दुमिका नमूना। क्या है दुमिका नमूना? आइए देखें। दुमिका नमूना वृक्ष की शाखाओं के साथ साम्य दर्शाता है। यह वृक्ष के समान पैटर्न वहाँ विकसित होता है जहाँ नदी क्षेत्र के ढलान का अनुसरण करती। इस पैटर्न में नदियाँ न्यून कोण सबसे मतलब 90 डिग्री पर बड़ी धाराओं से मिलती हैं। इस पैटर्न की नदियों के उदाहरण हैं उत्तरी मैदानों की नदियाँ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र।
प्रश्न नंबर 170, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा बड़ा राज्य है? दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा? क्या सही है? दूसरा। तीसरा कौन है? महाराष्ट्र। चौथा कौन है? अपना यूपी। पहला कौन है? राजस्थान। आइए एक्सप्लेनेशन देखें। मध्य प्रदेश इतना है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, प्रथम राज्य राजस्थान है, ठीक, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 171, उत्तरी मैदानी इलाकों का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़ प्रकार का है। ये भाग वेदिका जैसा नमूना प्रदर्शित करते हैं, जिस नाम से जाना जाता है। बांगर, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी भाबर, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी खादर। तो किस नाम से जाना जाता है इनको? ऑप्शन ए बांगर नाम से। क्या? ये भाग वेदिका जैसा नमूना प्रदर्शित करता है, उसे बांगर। आइए अगला प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। उत्तरी मैदानी इलाके का सबसे विशाल भाग पुराने जलोढ़ प्रकार का है। यह भाग वेदिका जैसा नमूना प्रदर्शित करता है, जिसे बांगर नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण हो जाता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं। ये गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। प्रश्न नंबर 172, भारत की मुख्य भूमि में से कौन सी जल निकाय लक्षद्वीप से जोड़ता है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अरब सागर। आइए एक्सप्लेनेशन देखें दोस्त। भारत की मुख्य भूमि को अरब सागर जल निकाय लक्षद्वीप से जोड़ता है। भारत की मुख्य भूमि को अरब सागर जल निकाय लक्षद्वीप से जोड़ता है। भारत की मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। इस द्वीप समूह में 36 द्वीप, कितने? 36 हैं, जिनका वर्ग क्षेत्र 32 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों हमने करंट के प्रश्नों को स्किप कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ से यूपी स्पेशल है, तो 10 से 12 प्रश्न उत्तर प्रदेश के भी पूछे जाते हैं, 1-2 विविध के भी हैं। आइए उनको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ अवस्थित है? मिर्जापुर में, मथुरा में, वाराणसी में, आगरा में। तो इसका उत्तर कहाँ? तेल रिफाइनरी मथुरा में। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखें। देखिए, उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी मथुरा में अवस्थित है। मथुरा तेल रिफाइनरी का स्वामित्व इंडियन ऑयल के पास। मथुरा शहर उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है, ये जो कि यमुना गंगा दोआब नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? झांसी में नहीं है, मिर्जापुर में नहीं है, जौनपुर में नहीं है, हमीरपुर में नहीं है। तो कहाँ नहीं है? जौनपुर में नहीं। जौनपुर में वन क्षेत्र नहीं है भाई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में वन क्षेत्र नहीं है। गाजीपुर और बलिया में भी कोई वन भूमि नहीं। कहाँ? गाजीपुर, बलिया। ये देखिए प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर क्या सही है? इसका ऑप्शन डी सही है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में अपनी सीमा साझा नहीं करता। पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा नहीं करता, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश सीमा कितने राज्यों करता है? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली, मतलब टोटल 9, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ। आइए अगला प्रश्न देखें। मिर्जापुर किस हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध? रेशम सिल्क, चिकनकारी कला, कालीन कला, बर्तन, पीतल बर्तन। तो ऑप्शन सी सही है इसका, कालीन कला, कारपेट वर्क। देखिए, बनारस में रेशम बनारस में संबंधित है। रेशम बनारस से संबंधित है। चिकनकारी लखनऊ से संबंधित है। मिर्जापुर कालीन से संबंधित। मुरादाबाद पीतल बर्तन से संबंधित। पीतल नगरी भी कहा जाता है मुरादाबाद को। निम्नलिखित में से कौन ग्रांड ट्रंक रोड के तहत नहीं आता? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़। कौन नहीं आता? लखनऊ नहीं आता आपका। कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, ये सब ग्रांड ट्रंक रोड के अंतर्गत आता है। किसने बनवाई थी ग्रांड ट्रंक रोड? कमेंट बॉक्स में बताइएगा किसके समय में बनी थी। लखनऊ ग्रांड ट्रंक रोड के तहत नहीं आता। ग्रांड ट्रंक रोड उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग जाना जाता है। इस सड़क को एक सड़क ए आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ग्रांड ट्रंक रोड किसके समय में बनी थी, किसने बनवाया था।
अवध के उस नवाब का नाम बताइए जो कत्थक का महान संरक्षक था। मोहम्मद अली शाह, वाजिद अली शाह, सादत अली शाह, अमजद अली शाह। तो इसका ऑप्शन बी सही है, वाजिद अली शाह। देखिए, अवध के नवाब वाजिद अली शाह कत्थक के महान संरक्षक थे। वे स्वयं कवि, नाटककार, संगीतकार, नृत्य के प्रशंसक होने के कारण उन्होंने विभिन्न कला सिद्धांतों को संरक्षण दिया। वाजिद अली शाह 1847 से 1856 अवध के अंतिम नवाब थे। अगला प्रश्न, किसने सुप्रसिद्ध कवि जायसी द्वारा रचित काव्य क्या है? सुप्रसिद्ध कवि जायसी द्वारा रचित काव्य है। ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी विनय पत्रिका, ऑप्शन डी मेघदूत। तो क्या है? ऑप्शन ए सही है इसका, पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है? ये सुप्रसिद्ध मलिक मोहम्मद जायसी की। किसकी? मलिक मोहम्मद, पूरा नाम है जायसी। और अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? कालिदास की। किसकी? कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम है। और विनय पत्रिका किसकी है? विनय पत्रिका है तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। विनय पत्रिका तुलसीदास की। पद्मावत आपको पता ही है। मेघदूत, मेघदूत के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मेघदूत किसकी रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असंगत है? कौन सा तथ्य असंगत है? ध्यान दीजिए कौन सा गलत है। देखिए, बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलोबॉटनी कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बिल्कुल सही है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी में, ये गलत है। ये कहाँ? ये रुड़की, उत्तराखंड में। ये है ही नहीं यूपी में। ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ? अयोध्या में। आइए अगला प्रश्न देखें। ये देखिए, बीरबल साइनी इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है। और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? रुड़की, उत्तराखंड में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में स्थित। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? आगरा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मिर्जापुर, ऑप्शन डी मेरठ। तो कौन सा स्थित है? ऑप्शन सी सही है इसका, मिर्जापुर। इसके लिए? संगमरमर के लिए। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर एवं सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर और सोनभद्र शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर में पाए जाने वाले अन्य खनिज एवेस्टस, सैंडस्टोन, कैल्साइट, एंडालुसाइट और हीरा। मुगल शासक अकबर ने निम्नलिखित में से क्या स्थापित नहीं किया था? रामबाग, जहांगीर महल, आगरा किला, अकबर किला। तो क्या नहीं किया था? रामबाग। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें दोस्तों। मुगल शासक अकबर द्वारा रामबाग को स्थापित नहीं किया गया। भारत में रामबाग शैली का निर्माता बाबर है। रामबाग शैली का निर्माता बाबर है, जिसने आगरा में 1528 ईस्वी में रामबाग का निर्माण करवाया। आगरा के किले में स्थित जहांगीर महल का निर्माण अकबर ने करवाया। साथ ही आगरा किला, अकबर किला भी अकबर द्वारा ही बनवाया गया था। आखिरी प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 200। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस कलाकार को भारत रत्न मिला है? ऑप्शन ए सही है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। चलिए दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।